हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। इस वीडियो में हम लोग पंजाब के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में कि किस प्रकार उनके नेतृत्व में पंजाब में एक शक्तिशाली सिख राज्य का संगठन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आंग्ल पंजाब जो युद्ध हुए यानी अंग्रेजों और पंजाब राज्य के बीच सिखों के बीच बीच आंग्ल सिख युद्ध भी जिन्हें कहा जाता है, उन युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर पंजाब में राजनीतिक उत्थान की बात की जाए या सिख शक्ति का किस प्रकार से उत्थान हुआ, तो हम देख सकते हैं जितने भी गुरु हुए 10 गुरु हुए हैं सिखों के, उन्होंने सभी ने सिखों को संगठित करने का प्रयास किया और इनके जो 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा खालसा का गठन किया गया। एक सैनिक शक्ति के रूप में सिखों को गठित किया गया, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया और इनका मुख्य उद्देश्य मुगल जो शासक थे उनके अत्याचारों से सिखों की सुरक्षा करना था। तो एक सैनिक शक्ति के रूप में गुरु गोविंद सिंह के समय से पंजाब में सिखों का उत्थान होना प्रारंभ हुआ और स्वयं की हिफाजत करने के लिए मुगल जो भी सूबेदार वहाँ होते थे उनके अत्याचारों से स्वयं को बचाने के लिए इन्होंने दलों का गठन करना प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ में इन्होंने 100 व्यक्तियों के छोटे दल बनाए और प्रत्येक दल का एक नेता होता था जो अपने दल की सुरक्षा करने के लिए उनका नेतृत्व करता था। बाद में इन सभी दलों को मिलाकर के 1748 ईस्वी में दल खालसा का गठन किया गया और ये जो दल खालसा था उसमें सम्मिलित जितने भी सभी दल थे उन दलों को फिर से 11 भागों में बांट दिया गया जिन्हें मिसलों का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से 11 मिसल जो थी वो पंजाब में स्थापित हो गई। ये जो मिसल के नेता थे या मिसलें थी वो सभी समान धर्म को मानने वाली थी। इनका उद्देश्य भी समान था, सिख राज्य की मुगलों से और बाहरी आक्रमण जो होते हैं अफ़गानिस्तान की ओर से उनसे स्वयं की सुरक्षा करना। तो इस वजह से इनमें एकता की जो भावना थी और सहयोग की भावना थी वो बहुत ही प्रबल थी। अब जब दल खालसा का निर्माण हो गया, 11 मिसलें बन गई, तो नेतृत्व करने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें आय की आवश्यकता हुई, धन की आवश्यकता हुई और इसके लिए इन्होंने राखी प्रथा का प्रारंभ किया। राखी प्रथा क्या होती है? इसके अंदर जो दल खालसा है वो गांव की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है और जो गांव अपनी सुरक्षा का दायित्व उनको सौंपता है उनको बदले में दल खालसा को अपनी आय का 1/5 भाग जो है वो एक तरीके से कर के रूप में सौंपना होता है। तो इसे राखी प्रथा कहते हैं। इसे जमादारी प्रथा भी कहा जाता था। मिसल व्यवस्था जो थी एक लचीले संघ की भांति थी और इसके अंतर्गत समान धर्म और समान राजनीतिक आवश्यकताओं के बल पर चलते हुए सिख जो हैं वो एक सूत्र में बंधे या एकता के सूत्र में बंधे। संपूर्ण आगे चल करके जो पूरा पंजाब राज्य था वो 12 सिख राज्यों में या फिर 12 मिसलों में विभाजित हुआ और इनमें से 11 मिसल जो थी वो सतलज नदी के पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित थी और एकमात्र मिसल जो पूर्वी भाग में सतलज नदी के पूर्व की ओर स्थित थी उसका नाम है फुलकलिया मिसल। अब हम महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो था सुकरचकिया मिसल में हुआ था। ये मिसल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी, छोटे स्तर की मिसल थी और इस मिसल के मुखिया थे महासिंह, जिनके यहाँ 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ और 1792 में जब महासिंह की मृत्यु हो गई तो रणजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख सरदार बन गए। तो 12 वर्ष की अल्पायु में ये प्रमुख सरदार बने। 17 वर्ष की आयु से पहले तक इनकी माता जो थी राजकौर, वो इनकी संरक्षिका थी और इनकी रणजीत सिंह की सास सदा कौर कन्हैया मिसल की मुखिया थी और बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। तो इन दोनों महिलाओं ने रणजीत सिंह के शासन को सुरक्षित रखने का
जो है कर्तव्य निभाया और 17 वर्ष की आयु में अपनी जो संरक्षिका थी इनके संरक्षण से मुक्त होकर रणजीत सिंह स्वयं स्वतंत्र होकर के नेतृत्व करने लगे अपनी मिसल का। इस समय अफगानिस्तान का शासक जो था वो जमान शाह था। ये 1793 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक बना था और लगातार भारत के उत्तर पश्चिमी भाग या पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब सिंध इत्यादि क्षेत्र में आक्रमण कर रहा था। 1798 में जब पंजाब के आसपास इसके द्वारा जमान शाह के द्वारा आक्रमण किया गया तो कहा जाता है कि उसी समय अफगानिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया था। इसकी वजह से जमान शाह को वापस अफगानिस्तान लौटना पड़ा और जाते समय उसकी कुछ तोपें थी जो झेलम नदी के अंदर वो फंस गई और रणजीत सिंह जो थे उन्होंने उन तोपों को निकलवा करके और जमान शाह तक पहुंचाया। इस कहा जाता है कि इससे प्रसन्न होकर जमान शाह जो था उसने लाहौर की सूबेदारी रणजीत सिंह को सौंप दी, क्योंकि 1798 में जो आक्रमण हुआ था उसमें जमान शाह का अधिकार लाहौर पर हो गया था। तो उसने राजा की उपाधि और लाहौर की सूबेदारी रणजीत सिंह को सौंपी। और उन दिनों लाहौर था उस पर भांगी मिसल का अधिकार था और रणजीत सिंह ने उन्हें परास्त करके लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया और लाहौर ही आगे चल कर के सिख राज्य की राजधानी बना। इसके बाद लाहौर पर जब अधिकार हो गया तो रणजीत सिंह जो थे उन्होंने 1801 में पंजाब के महाराजा की पदवी ग्रहण की और इसके पश्चात इन्होंने अपना राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया और सबसे पहले जम्मू पर इन्होंने चढ़ाई की, वहाँ के राजा को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद इनकी एक प्रमुख विजय थी 1805 की अमृतसर की विजय, और क्योंकि ये सिखों का पवित्र स्थान भी था तो अमृतसर पर इनका अधिकार हो गया और इन्होंने अकलगढ़, कासूर, गुजरात, चिन्नत, भंग, कांगड़ा इत्यादि क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से रणजीत सिंह ने एक विशाल शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह और मराठों के संबंधों की बात करें तो सर्वप्रथम जो महादजी सिंधिया थे उन्होंने मराठों की ओर से रणजीत सिंह के पास अपना एक प्रतिनिधि भेजा और अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता की मांग की, क्योंकि पंजाब जो है उस समय एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर के सामने आ रहा था, लेकिन रणजीत सिंह ने उस सहायता करने से इनकार कर दिया। दूसरा, जब 1805 में अंग्रेजों से परास्त होकर के जसवंत राव होलकर जो है पंजाब में पहुँचे तो रणजीत सिंह ने उनकी सहायता से भी इनकार कर दिया और उन्हें पंजाब से चले जाने को कहा, क्योंकि अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को ये हिदायत दी कि वो मराठों को सहायता ना दें, अन्यथा उन्हें अंग्रेजों की जो है शत्रुता का सामना करना पड़ेगा। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ न जा कर के मराठों को सहायता न देने का फैसला किया। इसके पश्चात जो फुलकलिया मिसल थी, जो सतलज के पूर्व की ओर स्थित एकमात्र मिसल थी, उस पर भी रणजीत सिंह ने आक्रमण किया और इस मिसल के तहत नाभा, जींद और पटियाला के क्षेत्र आते थे। उस समय नाभा और पटियाला जो क्षेत्र थे उनमें संघर्ष छिड़ गया था और नाभा का जो शासक था उसने महाराजा रणजीत सिंह की सहायता मांगी और रणजीत सिंह जो हैं उन्होंने पटियाला के राजा को परास्त किया और नाभा और जींद के राज्यों ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात इन्होंने अम्बाला, थानेश्वर, फिरोजपुर इत्यादि क्षेत्रों पर भी अपना धावा मारा और इस समय तक अंग्रेज़ों और अगर रणजीत सिंह के संबंधों की बात करें तो रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में सीधा कोई संपर्क नहीं हुआ और अंग्रेज़ों का उद्देश्य जो था इस समय तक वो अंग्रेज़ों और रूस के बीच में रणजीत सिंह के राज्य को एक बफर स्टेट के रूप में या एक अंतस्थ राज्य के रूप में स्थापित करना था, क्योंकि भारत पर रूस के अफ़गानिस्तान और भारत की ओर रूस जो है उसका प्रभाव बढ़ रहा था। रूस मध्य पूर्व की ओर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था और अंग्रेज़ों को भय था रूस के भविष्य में आक्रमण का और इसी वजह से ये पंजाब के राज्य को एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग करना चाहते थे रूस के विरुद्ध। लेकिन जब
महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने सतलज के पार अपना राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया और उसकी सीमा अंग्रेजी राज्यों तक पहुंच गई। तो अंग्रेज जो हैं एक शक्तिशाली पंजाब राज्य की स्थापना से बहुत अधिक चिंतित हो उठे और इन्होंने फिर महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ जो है अपने नए एक्शन लेना प्रारंभ किया। इस समय चार्ल्स मेटकॉफ एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनको पंजाब भेजा गया रणजीत सिंह के पास और रणजीत सिंह के साथ इन्होंने बातचीत की और 1809 में दोनों पक्षों के मध्य एक संधि हो गई जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है। इस संधि में क्या था विशेष कि इस संधि में ये डिसाइड किया गया कि जो सतलज नदी है उसकी पूर्व की ओर वो जो है रणजीत सिंह के राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई और रणजीत सिंह को ये खुली छूट दी गई कि उसके सतलज के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वो विस्तार कर सकता है। रणजीत सिंह ने भी सतलज पार के जो राज्य थे उनको ब्रिटिश संरक्षण में स्वीकार कर लिया, यानी अब रणजीत सिंह का पूर्व की ओर जो था वो प्रसार होना रुक गया। इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि कोई भी पक्ष जो है सतलज के समक्ष सेना नहीं रखेगा, सतलज के आसपास बहुत अधिक सेना नहीं रखी जाएगी। तो इस प्रकार से अमृतसर की संधि के साथ अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में संबंध जो थे वो डिफाइन हुए, परिभाषित हुए। रणजीत सिंह जो है अब उन्होंने सतलज के उत्तर पश्चिम की ओर अपना विस्तार करना प्रारंभ किया और 1809 ईस्वी में कांगड़ा, अटक, 1815 में, 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया। पेशावर भी रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में शामिल हो गया। इस प्रकार से पंजाब में एक विशाल शक्तिशाली राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा की गई और जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब अगर अंग्रेजों और रणजीत सिंह के संबंधों की बात की जाए तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है 1809 से लेकर के 1831 और दूसरा भाग है 1831 से लेकर के 1839 ईस्वी तक। हमने पहले देखा कि 1809 में अमृतसर की संधि के द्वारा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज सीधे संपर्क में आए और ये जो पहला भाग था 1831 तक, तब तक इन दोनों के संबंध सद्भावनापूर्ण बने रहे, एक दूसरे के सामने सीधे संघर्षरत ये नहीं हुए। जब सतलज के पश्चिम में स्थित राज्यों ने अंग्रेजों से रणजीत सिंह के विरुद्ध संरक्षण की मांग की तो अंग्रेजों ने उन्होंने संरक्षण देने से मना कर दिया और रणजीत सिंह के राज्य विस्तार के कार्यों में भी उनके द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया। लेकिन आगे चल कर के ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई जिन्होंने अंग्रेजों और रणजीत सिंह को सीधा आमने सामने किया और उनके हित आपस में टकराए और इसकी वजह से अंग्रेजों के दबाव के कारण रणजीत सिंह को झुकना पड़ा, क्योंकि रणजीत सिंह ये समझते थे कि वो अंग्रेजी शक्ति के समक्ष जो हैं वो अपनी वर्तमान उस समय की स्थिति में खड़े होकर उसका सामना सीधा नहीं कर सकते। तो पहली जो समस्या थी वो थी सिंध की समस्या। सिंध का जो क्षेत्र था वहाँ के जो अमीर थे वो अफ़गानिस्तान के शासक को अपना नाम मात्र का शासक मानते थे, हालांकि आंतरिक रूप से पूरी तरीके से वो स्वतंत्रता का जो है शासन, स्वतंत्र शासकों की भांति शासन करते थे। सिंध के क्षेत्र पर क्योंकि ये अरब सागर से जुड़ा हुआ है और व्यापारिक मार्गों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों ही यहाँ के अमीरों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। अंग्रेज जो हैं उन्होंने अलेक्जेंडर बर्न्स को इस मार्ग से, सिंधु नदी के मार्ग से जो है पंजाब भी भेजा रणजीत सिंह से भेंट के लिए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो था सिंध क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। यानी अंग्रेज जो हैं ऑलरेडी सिंध को अपने नियंत्रण में लाने के लिए प्रयासरत थे। दूसरी ओर रणजीत सिंह जो है वो भी दक्षिण की ओर सिंध के क्षेत्र में अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। 1831 ईस्वी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, पंजाब में रोपड़ नामक जगह है सतलज के किनारे, वहाँ पर इन्होंने रणजीत सिंह से मुलाकात की और इस समय जो है दोनों अपनी मित्रता की बात कर रहे थे और दूसरी ओर जो है सिंध के साथ अंग्रेजी प्रतिनिधि पॉटिनगर संधि के प्रयत्नों में जुटा हुआ था और अंतिम रूप से सिंध के साथ
संधि जो है अंग्रेजों को करने में सफलता प्राप्त हुई। और ये एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है जब रणजीत सिंह को अपनी महत्वाकांक्षा को अंग्रेजों के कारण दबाना पड़ा। एक तरीके से स्टार्टिंग है अब रणजीत सिंह के अंग्रेजों के सामने झुकने की। इसके बाद में अफगानिस्तान की समस्या उत्पन्न हुई। अफगानिस्तान जो है वहाँ का शासक था शाह सुजा, उसको हटा करके उसका भाई मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा। शाह सुजा जो है भारत की ओर आ गया और अंग्रेजों की शरण में यहाँ रहने लगा। 1832 तक अफगानिस्तान की जो कंडीशंस थी, परिस्थितियां थी, पुनः शाह शुजा के अनुकूल होने लगी और रणजीत सिंह जो था उसने शाह शुजा को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। लेकिन अफगानिस्तान का जो शासक था दोस्त मोहम्मद, उसने शुजा को हरा करके उसे वापस खदेड़ दिया और दोस्त मोहम्मद जो है उसने रूस से अपने मैत्री संबंध बढ़ाना शुरू कर दिया। और अंग्रेज जो हैं इससे बहुत चिंतित हो उठे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो वहाँ से भारत पर आक्रमण करना या भारत में हस्तक्षेप करना रूस के लिए बहुत आसान हो जाता और अंग्रेजों के लिए ये एक खतरे की निशानी थी। इसी वजह से शाह शुजा को अफगानिस्तान के सिंहासन पर बैठाने का फैसला अंग्रेजों के द्वारा किया गया और 1838 में अंग्रेजों के दबाव के कारण रणजीत सिंह भी इस सहयोग संगठन में, गठबंधन में जो है शामिल हुए और एक संधि हुई 1838 में शाह शुजा, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाया जाएगा और रणजीत सिंह जो है वो अफगानिस्तान में उसके कुछ क्षेत्र हैं उन पर शाह शुजा अपना दावा नहीं करेगा। रणजीत सिंह जो है वो इस संधि में अपने मर्जी से शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि रणजीत सिंह स्वयं अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। दूसरी तरफ अंग्रेज भी ऐसा करना चाहते थे और इसी वजह से जबरन इस संधि में जो है अंग्रेजों का सहयोग रणजीत सिंह को करना पड़ा। रणजीत सिंह के शासन प्रबंध की अगर बात की जाए तो इन्होंने निरंकुश एक तंत्र की स्थापना की, स्वयं को खालसा जो था उसका प्रतिनिधि माना और इनके द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, जो न सिर्फ इनमें सिर्फ सिख ही नहीं थे बल्कि अन्य धर्मों और कभी अन्य धर्मों से आने वाले लोग भी शामिल थे। इन्होंने 5 मंत्रियों की एक कैबिनेट बनाई जिनमें वजीर, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सुरक्षा मंत्री प्रमुख थे। इसके अलावा प्रशासनिक विभाग भी स्थापित किए गए जो शासन के विभिन्न कार्यों की देखरेख करते थे। रणजीत सिंह के राज्य में 4 सूबे थे या अपने राज्य को उन्होंने 4 प्रांतों में बांटा और ये प्रांत थे कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। सूबों का जो सर्वोच्च अधिकारी था नाजिम कहलाता था और नाजिम के अलावा कारदार एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था जिसका मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली करना था। प्रांत जो हैं या सूबे जो हैं उनको परगनों में विभाजित किया गया और इन परगनों को फिर तालुकों में, जो तहसीलों के समान थे, उनमें विभाजित किया गया। एक एक तालुके में लगभग 100 से लेकर के लगभग 50 से लेकर के 100 तक जो हैं गांव होते थे जिन्हें मौजा कहा जाता था गांवों को। और स्थानीय शासन जो था गांवों में वो पंचायतों के हाथों में रखा गया और केंद्रीय प्रशासन के द्वारा बहुत अधिक हस्तक्षेप स्थानीय क्षेत्रों के प्रशासन में या गांवों के प्रशासन में नहीं किया गया। वित्त प्रशासन राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था भूमि कर था और ये लगभग 33 से लेकर के 55% तक किसानों से वसूल किया जाता था उनके कुल उत्पादन का। कारदार नामक जो अधिकारी था वो इस कर वसूली के लिए उत्तरदायी था। कर वसूली के लिए पहले बटाई पद्धति का प्रयोग किया जाता था, इसके बाद फिर कणकूट पद्धति जो है काम में ली जाने लगी। कणकूट पद्धति में क्या होता है, खेत में खड़ी फसल जो होती है उसको अंदाजे के आधार पर बांट लिया जाता है, राज्य का हिस्सा और किसान का हिस्सा करके। कर वसूली का काम जो है नीलामी करके सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, तो एक तरीके से ठेकेदारी प्रथा जो थी वो भी प्रचलित थी। राज्य को सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, नमक कर इत्यादि से भी आय प्राप्त होती थी। अब अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो परंपरागत रीति रिवाजों और सामाजिक प्रथाओं के आधार पर ही न्याय कार्य किया जाता था। दंड विधान जो था बहुत अधिक कठोर था, कठोर दंड दिए जाते थे। राज्यों में जो नाजिम और कारदार थे वो
कार्य करते थे न्याय करने का, और जागीरों में जागीरदार न्याय कार्य करते थे। सबसे जो उच्च अदालत थी उसे अदालत उल ओला कहा जाता था, ये लाहौर में थी। और प्रधान न्यायाधीश के तौर पर स्वयं रणजीत सिंह शासन कार्य करता था, अपीलों की सुनवाई करता था। सैनिक व्यवस्था, रणजीत सिंह का जो शासनकाल है सैनिक सुधारों के लिए बहुत अधिक प्रचलित फेमस है। और इसके द्वारा एक स्थायी सेना का गठन किया गया। सेना के दो भाग थे, एक फौज ए खास और दूसरा फौज ए बेकवायद। फौज ए खास जो थी वो ट्रेंड सैनिक थे जिनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, और फौज ए बेकवायद में ऐसे लोग और ऐसे सैनिक शामिल थे जो ट्रेनिंग में, सैनिकों की ट्रेनिंग में बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं रखते थे। इनके अंदर जागीरदारों के अधीन जो सेना रखी जाती थी वो शामिल थी। इसके अलावा जो फ्रीलांसर होते हैं, यानी जो अपनी मर्जी से सेना में शामिल होते हैं, सिख घुड़सवार, वो इसके अंदर शामिल थे। ये अपने घोड़े की व्यवस्था स्वयं करते थे, और इनकी घोड़े के रखरखाव के लिए इनको वेतन राज्य की ओर से प्रदान किया जाता था। रणजीत सिंह जो है उन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली तोपखाने की भी स्थापना की। इनकी सेना के 3 प्रमुख भाग थे, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाना। इनके द्वारा विदेशी प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी की गई अपनी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए, और सेना में अनुशासन पर बहुत अधिक जोर जो है दिया गया। फ्रांसीसी अधिकारी थे एलार्ड और वेंचुरा। तो एलार्ड जो है उन्होंने घुड़सवार सेना को प्रशिक्षण दिया, और वेंचुरा जो है उन्होंने पैदल सेना को प्रशिक्षण दिया। तो रणजीत सिंह की जो सेना थी उस समय की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में शामिल थी। सैनिक जो थे उनको नियमित रूप से नगद वेतन दिया जाता था। इनकी सेना में ज़्यादातर सैनिक जो थे वो जाट सैनिक थे और सिख सैनिक थे, लेकिन मुसलमान और अन्य जातियों के सैनिक भी शामिल थे। तो इस तरीके से सेना का जो प्रबंधन था वो बहुत बेहतरीन महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि रणजीत सिंह जो थे एक महान सेना नायक, संगठनकर्ता और प्रशासक थे। इनके द्वारा अफ़गानों या अफ़गानिस्तान के जो शासकों के द्वारा बार बार उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर आक्रमण किए जाते थे, उनको रोकने में इन्होंने सफलता प्राप्त की, और उत्तर पश्चिमी सीमा जो थी उसको भी सुदृढ़ बना दिया। दूसरा, जब अंग्रेज़ों के द्वारा पंजाब राज्य का विलय किया गया तो अंग्रेज़ों को एक शक्तिशाली राज्य जो है वो संगठित रूप में प्राप्त हुआ। ये भी महाराजा रणजीत सिंह की ही देन थी। दूसरा, इससे भारत की जो भौगोलिक सीमा थी वो अपनी प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर पाई पुनः।